नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, न्यू राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल घांगू के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो क्लास में हम अपनी 12th क्लास के यानी सीनियर क्लास के चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। अपना जो आज का टॉपिक है, ये आज का चैप्टर है अपना, वो है सॉल्यूशन या विलियन। किसे कहते हैं अपन विलियन? विलियन को यदि डिफाइन करें अपन, तो विलियन की डेफिनेशन हो गई अपनी। विलियन को यदि अपन इसको परिभाषित करें तो इसकी परिभाषा क्या बन गई? इसके डेफिनेशन हो गई दो या दो से अधिक घटकों से मिलकर बने मिश्रण को विलियन कहते हैं। विलियन कहते हैं, यानी ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इज़ नोन एज सॉल्यूशन। यानी दो या दो से ज़्यादा घटकों से मिलकर बना कोई मिश्रण है, उस मिश्रण को अपन क्या बोलते हैं? विलियन बोलते हैं। विलियन जो शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक इसमें शामिल होता है विलेय और दूसरा इसमें शामिल होता है विलायक। विलेय दैट मीन्स सोल्यूट और विलायक मीन्स सॉल्वेंट। दूसरे शब्दों में यदि समझें अपन, तो विलेय का मतलब है घुलने वाला, और विलायक को यदि दूसरे शब्दों में अपन समझें तो विलायक मतलब घोलने वाला। घोलने वाला। विलेय और विलायक, एक विलियन को बनाने के लिए कम से कम मिनिमम दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें एक विलेय होता है और दूसरा विलायक होता है। दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन मिनिमम विलियन बनाने के लिए, मिक्सर बनाने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, जिसमें एक विलेय होता है और दूसरा विलायक होता है। साधारणतः विलेय कम मात्रा में होता है और विलायक ज़्यादा मात्रा में होता है। तो विलेय और विलायक के संयोग से जो मिश्रण प्राप्त होता है, या विलेय और विलायक के मिलने से प्राप्त जो मिश्रण है, उस मिश्रण का नाम ही क्या है? विलियन है। तो आगे, तो विलियन अपन किसे कहते हैं? विलियन दो या दो से अधिक घटकों से मिलकर बने मिश्रण को अपन क्या कह देंगे? विलियन कह देंगे। विलियन दो कंपोनेंट यानी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो विलेय होता है घुलने वाला और विलायक होता है घोलने वाला। इसे सरल तौर पर सिंपल तरीके से यदि अपन समझें, तो जैसे हमने पानी के अंदर नमक को घोल दिया, तो घुलने वाला कौन हो गया? घुलने वाला हो गया नमक। दैट मीन्स नमक क्या हो गया? विलेय। और घोलने वाला कौन हो गया? घोलने वाला हो गया पानी। यानी पानी क्या हो गया यहाँ पर? विलायक। तो जब अपन ने पानी में नमक को घोला है, तो नमक वहाँ विलेय सॉल्यूट का काम करता है, और जल जो है वो वहाँ विलायक का काम करता है। तो इस प्रकार विलेय जो विलियन है, वो विलेय और विलायक से मिलकर बना एक मिश्रण है। तो अगर अपन विलियन को शॉर्टकट में दर्शाना चाहें, तो विलियन का मतलब है विलेय प्लस विलायक। विलेय और विलायक से मिलकर बना जो मिश्रण होता है, उसी मिश्रण का नाम क्या है? विलियन है। अब ये जो विलियन है, ये कई प्रकार के होते हैं और इनको कई प्रकार से डिवाइड कर दिया गया, कई भागों में बांट दिया गया है विलियन को, क्योंकि विलियन अलग अलग प्रकार के होते हैं। विलियनों के कई वर्गीकरण दिए गए हैं। कई प्रकार के विलियनों के बारे में सुना आपने, कई प्रकार के नाम सुने आपने, जैसे
उनमें से एक वर्गीकरण है अपना जो विलयन है, इस विलयन को विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर, विलयन को विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर जो विलयन है, उस विलयन को दो भागों में बांटा गया है। एक बनाया गया है तनु विलयन, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन, और दूसरी कैटेगरी बना दी गई है विलयन की, जिसे अपन बोलते हैं सांद्र विलयन। इसे बोलते हैं अपन कंसंट्रेट सॉल्यूशन। विलयन में उपस्थित जो विलेय पदार्थ है, उसकी मात्रा के आधार पर दो भागों में क्लासिफाइड कर दिए गए। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, इसके बेस पर विलयन को दो भागों में क्लासिफाइड कर दिया, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरे कंसंट्रेट सॉल्यूशन। अब दोनों में क्या अंतर है, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेट सॉल्यूशन दोनों में क्या अंतर है? जैसे तनु का मतलब है ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम हो, विलायक बहुत ज़्यादा हो, या विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा बहुत ही कम हो, ऐसे विलयन को अपन तनु विलयन कहते हैं। और जहाँ विलेय की मात्रा बहुत ज़्यादा हो या विलेय की मात्रा अधिक मात्रा में उपस्थित हो, ज़्यादा मात्रा में विलेय उपस्थित हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को अपन सांद्र सॉल्यूशन कहेंगे। लेकिन सांद्र विलयन की और तनु विलयन की कोई एग्जैक्ट परास नहीं है। यहाँ दोनों का जो है वो कंपेरेबल डेफिनेशन दी गई है। जैसे अपन समझें इसको सरल सीधे शब्दों में, अपने पास दो बीकर हैं, बीकर ए और दूसरा है अपने पास बीकर बी। दोनों में हमने 1-1 लीटर पानी लिया। इसमें भी अपन ने 1 लीटर पानी लिया, यानी पानी दोनों के अंदर अपन ने 1-1 लीटर पानी लिया। दैट मीन्स अपन ने क्या ले लिया? अपन ने ले लिया विलायक। अब दोनों के अंदर ही मैंने इसमें विलेय के रूप में क्या मिला दिया? नमक मिलाया। इसमें भी विलेय के रूप में क्या मिलाया? नमक मिलाया। लेकिन यहाँ नमक की जो क्वांटिटी थी वो कितनी ली मैंने? 1 ग्राम। लेकिन यहाँ नमक जो ले लिया मैंने वो 1 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा, यानी यूँ मान लो 1.5 ग्राम। इस प्रकार नमक का जलीय विलयन तैयार कर लिया अपन ने बीकर ए और बी के अंदर। अब अपने को ये पता है कि 1 लीटर पानी के अंदर इस बीकर ए में 1 लीटर पानी में 1 ग्राम नमक घुला हुआ है। बीकर बी के अंदर 1 लीटर पानी में 1.5 ग्राम नमक घुला हुआ है। इसका मतलब नमक की मात्रा ज़्यादा कहाँ पर है? नमक की मात्रा ज़्यादा यहाँ पर है, स्वाभाविक है, देखने पर ही पता चल रहा है अपने को। तो इन दोनों का यदि अपन कंपेरिजन करें और इनको डाइल्यूट और सांद्र विलयन में डिवाइड करें, तो जिसमें विलेय की मात्रा कम है वो क्या है? तनु, और जिसमें विलेय की मात्रा ज़्यादा है वो क्या है? सांद्र है। यानी इन दोनों में से ये हो गया तनु विलयन और ये हो गया सांद्र विलयन। अगर एक बीकर और ले लेते हैं हम सी, जिसमें भी मैंने 1 लीटर पानी ले रखा है, इसमें भी मैंने नमक मिला दिया।
लेकिन इसमें जो नमक मिलाया वो मैंने मिलाया 0.5 ग्राम। अब इन दोनों की यदि अपन तुलना करें बीकर ए और बीकर सी की, तो हम पाएंगे कि बीकर ए के अंदर अब नमक की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो अपन ये कहेंगे कि बीकर ए का जो नमक का जलीय विलयन है वो बीकर सी की तुलना में ज़्यादा सांद्र है। अब ये सांद्र हो गया किसकी तुलना में, इस सी की तुलना में, और सी जो है, सी का जो जलीय विलयन बना है वो इस ए की तुलना में तनु है। यानी इन दोनों में से अपन तनु और सांद्र को डिफ्रेंशिएट करें तो सी तनु है और ए क्या बन गया, सांद्र। इन दोनों में यदि अपन देखेंगे तो अपन देखेंगे कि ए तो तनु है और बी क्या बन गया, सांद्र हो गया। तो तनु और सांद्र विलयन को यदि अपन डिफ्रेंशिएट करें तो अपन ये कहेंगे कि ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम हो या बहुत ही कम हो, ऐसे विलयनों को अपन तनु विलयन कहेंगे। जिसमें विलय की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, ऐसे विलयनों को अपन सांद्र विलयन कहेंगे। तो एक तो क्लासिफिकेशन ये हो गया जिसमें विलय की मात्रा के आधार पर विलयन को दो भागों में बांटा गया है, एक तो तनु विलयन और दूसरा सांद्र विलयन, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेट सॉल्यूशन। इसी प्रकार विलय की मात्रा के आधार पर ही एक और वर्गीकरण दिया गया है। विलय की मात्रा के आधार पर ही विलयन का एक और वर्गीकरण दिया गया है जिसमें विलयन को 3 भागों में बांट दिया गया है। एक नंबर असंतृप्त विलयन, दैट मीन्स unsaturated सॉल्यूशन। दूसरी कैटेगरी बनाती गई है संतृप्त विलयन, दैट मीन्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और तीसरी कैटेगरी बनाई गई है अति संतृप्त विलयन, दैट मीन्स हाइपर सैचुरेटेड। सॉल्यूशन दूसरा वर्गीकरण है, और दूसरा जो है वो भी विलय की मात्रा के आधार पर ही है, यानी वो भी ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के बेस पर है। 3 भागों में क्लासिफाइड कर दिया, एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी अति संतृप्त विलयन। इन तीनों को अपन डिफाइन कैसे करेंगे, देखो 3 बीकर लेता हूँ। बीकर ए, इसमें 1 लीटर पानी लिया अपन ने, इसमें कितना पानी लिया अपन ने, 1 लीटर जल लिया अपन ने। फिर दूसरा बीकर लिया अपन ने, दूसरा बीकर लिया अपन ने, इसमें भी वही 1 लीटर जल लिया। बीकर बी और 1 बीकर और ले लिया हमने, सी। इसमें भी अपन ने 1 लीटर जल ले लिया। ये 3 बीकर हैं अपने पास। अपन ने क्या किया, तीनों ही बीकर को ए, बी और सी से इंडिकेट कर दिया और तीनों में ही 1-1 लीटर पानी ले लिया अपन ने। अब ये माने अपन कि अपन एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट कमरे का जो तापमान है वो है अपना 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अपन इन तीनों बीकरों के साथ एक प्रयोग कर रहे हैं।
प्रयोग क्या कर रहे हैं अपन 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 देख रहे हैं कि पानी के अंदर, पानी में चीनी की विलेयता, अपने कमरे का ताप है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तीनों ही बीकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखे हुए हैं। उनमें से हमने क्या किया, इस बीच वाले बीकर को ले लिया, इस बीच वाले बीकर को अपन ने उठा लिया सबसे पहले, और इसमें हमने चीनी घोलना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले हमने इसमें 1 चम्मच चीनी डाली, वो थोड़ी देर बाद घुल गई इसमें, फिर 2 चम्मच डाली, वो भी घुल गई, 3 चम्मच डाली, वो भी घुल गई। इस प्रकार चम्मच अपन एक एक करके चम्मच इसमें चीनी के चम्मच डालते गए और उसको घोलते गए। और एक वक्त ऐसा आया, एक स्थिति अवस्था ऐसी आई कि इस सॉल्यूशन के अंदर, यानी पानी का जो चीनी का जो जलीय विलयन बन रहा था, उसमें चीनी घुलना बंद हो गई। 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इस 2 नंबर बीकर में, यानी बीकर नंबर बी के अंदर हम चीनी घोल रहे थे। चीनी घोलते गए अपन, घोलते घोलते एक अवस्था ऐसी प्राप्त हुई हमारे पास कि इसमें और चीनी घुलना क्या हो गई, बंद हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सॉल्यूशन था, इसमें जितनी चीनी घुलनी थी, 1 लीटर पानी में 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जितनी चीनी घुलनी चाहिए थी उतनी घुल गई। उसके बाद यदि अपन और चीनी डालते हैं तो वो चीनी घुलती नहीं है। अपन ये मान लें सपोज कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 लीटर जल के अंदर 500 ग्राम चीनी घुल गई। बीच वाले की अवस्था ये थी, यानी अपन 25 डिग्री सेंटीग्रेड कमरे के ताप पर 1 लीटर पानी में अपन जैसे अपन ने चीनी घोलना शुरू किया तो अपन कहाँ तक चीनी घोल पाए, कितनी चीनी घोल पाए, 500 ग्राम चीनी मैक्सिमम घुल गई। उसके बाद यदि अपन और चीनी डालते हैं तो वो चीनी घुलती नहीं है। एक अवस्था ये थी। अब इससे पहले वाला जो ए बीकर है, यानी अब इसमें चीनी घुलना बंद हो गई। वो इसे अपन सरल तौर पर यूँ समझ सकते हैं जैसे कि अपने को जब अपन खाना खाने बैठते हैं, अपन खाना खाने बैठे और अपने को 4 रोटियों की भूख थी, और यदि अपने को 4 ही रोटियां मिल जाए तो अपनी भूख क्या हो गई, पूरी हो गई। जितनी अपने को ज़रूरत थी उतनी मिल गई अपने को। इसका मतलब अपने को और ज़्यादा रोटियों की आवश्यकता नहीं है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इस 1 लीटर जल को 500 ग्राम चीनी की आवश्यकता थी, यानी इतनी चीनी इसमें घुल सकती थी। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर और अधिक चीनी की आवश्यकता नहीं है। यदि आप डालते हो तो इसमें घुलेगी नहीं। अपने को 4 रोटियों की भूख है, अपन 4 ही खाएंगे। यदि और ज़्यादा देंगे अपन तो वो अपन अपने को शूट नहीं करेंगे। तो ये बीकर जो था, इस बीकर में, इस बीकर का जो सॉल्यूशन बना वो कैसा सॉल्यूशन बन गया, संतृप्त। बीकर बी का जो सॉल्यूशन बन गया वो कैसा बन गया, संतृप्त विलयन बन गया। अब अपन बीकर ए को लेते हैं। अपने को पता है कि अपना जो प्रयोग हो रहा है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपने को ये पता है कि 1 लीटर पानी के अंदर 500 ग्राम चीनी, अधिकतम 500 ग्राम चीनी घुल सकती है। अपन ने इसमें 300 ग्राम चीनी डिजोल्व कर दी। पहले वाला जो बीकर है, इस पहले वाले बीकर में अपने 300 ग्राम चीनी मिला दी और घोल दी उसके अंदर। अब इस अवस्था में अपने को ये पता है कि 300 ग्राम चीनी घोलने के बाद जो जलीय विलयन बना, उस जलीय विलयन के अंदर 200 ग्राम चीनी और घुल सकती है। यानी अभी 300 ग्राम चीनी घोलने के बाद जो विलयन बना हुआ है उस विलयन में 200 ग्राम चीनी और घुल सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर ये जो सॉल्यूशन है ये अभी संतृप्त नहीं हुआ है, संतृप्त सैचुरेटेड नहीं हुआ है ये, इसके अंदर और चीनी घुल सकती है। तो ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर और अधिक विलय घुलने की संभावना हो या और अधिक विलय घुल सकता है, ऐसे विलयन को अपन बोलते हैं असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन को अपन कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा को घोला जा सकता है, ऐसे विलयन को अपन बोलेंगे असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन किसे कहेंगे अपन, ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित ताप पर विलायक में विलय की अधिकतम मात्रा को घोला जा चुका है और अधिक विलय मिलाने पर वो अविलय रहता है, ऐसे विलयन को अपन बोलते हैं
संतृप्त विलयन। संतृप्त का मतलब ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर विलय की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, ऐसे विलयन को अपन बोलते हैं संतृप्त यानी सैचुरेटेड विलयन। असंतृप्त विलयन ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर विलयन में और अधिक विलय को घोला जा सकता है। अपन ने 300 ग्राम चीनी घोल रखी है, इसमें 200 ग्राम चीनी और घुल सकती है। इसका मतलब अभी इसमें विलय और घुलना बाकी है, और यदि अपन और भी घोलेंगे तो वो घुल जाएगा। तो ऐसा विलयन जिसमें विलय को घोलने पर वो घुल जाता है, उस विलयन को बोलते हैं अपन असंतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलय घोलने पर घुलता नहीं है, ऐसे विलयन को अपन बोलेंगे संतृप्त विलयन। और तो फिर अति संतृप्त क्या हो गया? अति संतृप्त का मतलब है जितनी घुलनी चाहिए थी उतनी तो घुल चुकी है, उससे ज़्यादा घोलना है। और यदि अपने को विलय की अधिकतम मात्रा अपन ने घोल रखी है और उससे ज़्यादा घोलना है, तो अपन बिना ताप परिवर्तन के, ताप दाब के परिवर्तन के अपन विलयता को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। यदि अपन ने ताप और दाब कांस्टेंट रख रखे हैं तो किसी विलायक में किसी भी विलय पदार्थ की जो विलयता रहेगी तो वो निश्चित रहेगी। जैसे अपन सपोज करें या माने अपन कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1 एटमॉस्फेयर दाब पर शुद्ध जल के अंदर या 1 लीटर पानी के अंदर चीनी की जो विलयता है वो 500 ग्राम प्रति लीटर है। तो बिना इन दोनों फैक्टरों को परिवर्तित किए अपन पानी के अंदर चीनी की विलयता को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इन्हें अधिकतम 500 ग्राम घुलनी है इन दोनों अवस्थाओं पर, तो 500 ग्राम ही घुलेगी। यदि अपन इनको परिवर्तित करें तो परिवर्तित करने से विलयता भी परिवर्तित हो जाएगी। अब अति संतृप्त का मतलब है कि संतृप्तता से भी ज़्यादा विलय घोलना अपने को, और इसके लिए अपने को ताप बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ताप बढ़ाने से विलयता बढ़ती है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ भी अपन चीनी घोलेंगे तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो इसमें भी अधिकतम कितनी घुल सकती है? 500 ग्राम चीनी घुल सकती है। लेकिन अपने को घोलनी है, मान लो कि इसमें 700 ग्राम चीनी, इसमें 200 ग्राम चीनी और घोलनी है। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? इस विलयन को गर्म करना पड़ेगा, यानी इसका ताप बढ़ाना पड़ेगा। ताप बढ़ाना होगा। अति संतृप्त का मतलब है कि ताप और दाब की परिस्थितियों को परिवर्तित कर किसी विलयन में उसकी संतृप्तता से अधिक विलय को घोल देने से प्राप्त जो विलयन है उस विलयन को अपन बोलते हैं अति संतृप्त। अति संतृप्त का मतलब होगा अति कर देनी है, यानी विलय की मात्रा मैक्सिमम जितनी घोलनी थी उससे ज़्यादा घोलनी है, और ज़्यादा घोलने के लिए आपको ताप और दाब की परिस्थितियों में क्या करना पड़ता है? परिवर्तन करना पड़ता है। तो संतृप्त और अति संतृप्त के बारे में आप समझ गए हो। जैसे इसमें मैंने तापमान कर दिया 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तापमान 25 के बजाय कितना किया? 50 डिग्री सेंटीग्रेड किया, और तापमान बढ़ा करके चीनी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो 500 ग्राम ही घुलती, लेकिन तापमान बढ़ने के कारण विलयता बढ़ गई और 200 ग्राम चीनी और घुल गई। इसका मतलब सॉल्यूशन को कैसा कर दिया मैंने? अति संतृप्त कर दिया, यानी जितना विलय घोलना चाहिए था उससे भी ज़्यादा विलय घोलना है, और उसके लिए ताप और दाब की परिस्थितियों को परिवर्तित करना आवश्यक है। असंतृप्त विलयन जिसमें और अधिक विलय घोला जा सकता है, संतृप्त विलयन जिसमें और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता, और असंतृप्त विलयन ऐसा विलयन जिसमें संतृप्तता की अवस्था से ज़्यादा विलय को घोल दिया गया हो, ताप और दाब की परिस्थितियों को परिवर्तित करके जिसमें संतृप्तता की अवस्था से भी ज़्यादा विलय को घोल दिया गया हो, यानी ये ज़बरदस्ती घोला गया विलयन है। ऐसे विलयनों को अपन बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। असंतृप्त जिसमें और घोल सकते हैं अपन, संतृप्त यानी जो बराबर है, जितना घुलना चाहिए उतना ही घोला अपन ने, और अति संतृप्त यानी जितना घुलना चाहिए था उससे भी ज़्यादा घोल दिया अपन ने। इसको अपन कहेंगे इसको अगर आवश्यकता से भी ज़्यादा घोल दिया अपन ने, जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा घोल दिया तो फिर अति संतृप्त हो गया। इस प्रकार विलय की मात्रा के आधार पर विलयन है उसको 3 भागों में कैटेगराइज्ड किया गया है। एक है अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त, एक है संतृप्त और एक है अति संतृप्त। इस प्रकार ये 3 हो गए। नेक्स्ट एक और वर्गीकरण है विलयन का,
अपने को ये पता है कि किसी भी विलयन को बनाने के लिए अपने को विलेय और विलायक की आवश्यकता पड़ती है। विलयन को विलेय के कणों के आकार के आधार पर दूसरा जो वर्गीकरण, नेक्स्ट जो वर्गीकरण पढ़ रहे हैं अपन, वो पढ़ रहे हैं अपन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट। 3 भागों में क्लासिफाइड कर दिया गया है। विलेय के कणों के आकार के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से हैं वो 3 भाग? पहला जो भाग है वो है वास्तविक विलयन, यानी ट्रू सॉल्यूशन। दूसरी जो कैटेगरी है वो है आपकी कोलॉइड। या कोलॉइडी विलयन, that means colloids या colloidal solution, colloidal सॉल्यूशन। और तीसरी जो कैटेगरी बनाई गई है वो बनाई गई है निलंबित विलयन। इसे अपन बोलते हैं सस्पेंशन। विलेय के कणों की साइज के आधार पर विलेय के कणों का जो आकार है उस आकार के बेस पर विलयन को 3 भागों में कैटेगराइज कर दिया गया है। एक है वास्तविक विलयन, एक है कोलॉइडी विलयन और एक है निलंबित विलयन। अब ये जो वर्गीकरण है इसमें एक रेंज वास्तविक विलयन की, कोलॉइडी की और निलंबित, ये जो तीनों विलयन हैं, इन तीनों विलयनों के अंदर विलेय पदार्थ जो है, जो सॉल्यूट है, उसके जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स की साइज का एक रेंज यानी एक परास सेट की गई है। परास क्या है कि अगर जो वास्तविक विलयन है, इस वास्तविक विलयन में विलेय के कणों का आकार विलेय के कणों का आकार विलेय के कणों की जो साइज है इज लेस देन 1 नैनोमीटर। और अपन ये कह सकते हैं 1 नैनोमीटर को अपन कन्वर्ट भी कर सकते हैं किसमें, 10⁻⁹ मीटर। वास्तविक विलयन को अब अपन इसी रेंज के बेस पर कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसा विलयन जिसमें उपस्थित विलेय के कणों का आकार, विलेय के कणों की जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से छोटी हो, ऐसे विलयन को अपन, या ऐसे विलयनों को अपन कौन से विलयन कहेंगे? वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन को अपन कैसे डिफाइन करेंगे? अपन वास्तविक विलयन को डिफाइन करने के लिए इस रेंज का उपयोग करेंगे। अपन ये कहेंगे कि ऐसा विलयन जिसमें उपस्थित विलेय के कणों का जो आकार है वो 1 नैनोमीटर से छोटा हो, ऐसे विलयन को अपन वास्तविक विलयन कहेंगे। दूसरा कोलॉइडल सॉल्यूशन यानी कोलॉइड्स यानी कोलॉइडी विलयन। यहाँ पर भी एक परास, एक रेंज दी गई है कि विलेय के कणों का आकार, विलेय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। जो
नई किताबें हैं उन नई किताबों में ये जो रेंज है वो दी गई है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की, और जो पुरानी बुक्स हैं उन पुरानी बुक्स में ये जो आंकड़ा दिया गया है वो दिया गया है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। तो अपन आज की किताबों के अनुसार चलें तो कोलोइडी जो सॉल्यूशन होते हैं उनमें विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होना चाहिए। अब अपन इस आंकड़े का उपयोग करके कोलोइडी विलयन को अपन कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। अपन ये कहेंगे कि ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा विलयन जिसमें उपस्थित विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो, ऐसे सॉल्यूशन को, ऐसे विलयन को अपन क्या कहेंगे, कोलोइडी विलयन कहेंगे। और तीसरा है निलंबित विलयन, यानी निलंबन और सस्पेंशन भी बोलते हैं अपन इसको। यहाँ पर भी एक रेंज सेट की गई है। विलय के कणों का आकार सस्पेंशन के लिए, विलय के कणों का आकार ग्रेटर देन कितने से 1000 नैनोमीटर से। ऐसा विलयन जिसमें उपस्थित विलय के कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से बड़ा हो, ऐसे विलयन को अपन क्या कहेंगे, सस्पेंशन कहेंगे या निलंबित विलयन कहेंगे। तो इस प्रकार विलय के कणों के आकार के आधार पर, विलय के जो कण हैं उनकी साइज़ के बेस के ऊपर जो सॉल्यूशन है उसको 3 भागों में कैटेगराइज कर दिया गया है: वास्तविक विलयन, कोलोइडी विलयन और निलंबित विलयन। वास्तविक विलयन के में उपस्थित विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होगा, कोलोइडी विलयन में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा, और निलंबित विलयन में कणों का आकार जो होगा वो 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा होगा। इस प्रकार विलय के कणों के आकार के आधार पर ये 3 प्रकार का हो गया। और अपना जो चैप्टर है सॉल्यूशन, अपन जो सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे वो केवल और केवल यहाँ अपन कौन से सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, वास्तविक विलयन के बारे में पढ़ेंगे। तो बुक के अंदर जो विलयन की डेफिनेशन दी गई है वो वास्तविक विलयन की दी गई है। वास्तविक विलयन को यदि अपन डिफाइन करें तो अपन ये कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक घटकों से मिलकर बना ऐसा समांगी विलयन, समांगी मिश्रण। 2 या 2 से अधिक घटकों से मिलकर बने समांगी मिश्रण को अपन क्या कहते हैं, वास्तविक विलयन कहते हैं। वास्तविक विलयन प्रकृति में कैसा होता है, समांगी, यानी यह प्रकृति में होमोजीनियस होता है। जबकि कोलोइडी विलयन और निलंबित विलयन ये दोनों ही प्रकृति में कैसे होते हैं, विषमांगी प्रकृति के होते हैं, यानी हेट्रोजीनियस होते हैं। तो ये एक वर्गीकरण हो गया। अब 2 वर्गीकरण और हैं इनके। एक तो विलयन की प्रकृति के आधार पर, यानी प्रकृति के आधार पर विलयन को 2 भागों में बांट दिया गया है। एक तो कैटेगरी बना दी गई है समांगी, और एक कैटेगरी बना दी गई है विषमांगी। ये वर्गीकरण किस आधार पर है, विलयन की प्रकृति, नेचर के बेस पर। एक वर्गीकरण और है जिसमें विलय और विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर, फिजिकल स्टेट के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों को कितने भागों में कैटेगराइज कर दिया गया है, 9 भागों में कैटेगराइज कर दिया गया है। और इन 9 भागों की चर्चा और इन समांगी और विषमांगी ये जो 2 प्रकार की वर्ग हैं, क्लास हैं, इनकी चर्चा अपन अपनी अगली वीडियो क्लास में करेंगे। तो आई होप कि आज का जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है, और मैं उम्मीद करूँगा कि वीडियो के साथ साथ आपने अपने जो रफली नोट्स हैं वो तैयार किए हैं, उन नोट्स को पढ़िए, और पढ़ने के बाद जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को और अपने सुझावों को आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। मैं अपने अगली वीडियो क्लास में आपकी समस्याओं का समाधान कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।